नेक्स्ट टॉपिक है कर्नॉफ या फिर के मैप डेवलपमेंट a tabular or matrix representation which can enable you to obtain an expression in its simplest form. This tabular representation is termed as K-map or Karnaugh map. Advantages क्या है इसके? The advantage of using K-map is that the expression can be simplified to its most simplest form without any algebraic derivation, but this process can only be applied to reduce any canonical एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन। यानी कि नॉर्मली क्या करता है, किसी टेबुलर फॉर्म को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी में सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ के मैप। तो थ्री टाइप्स ऑफ के मैप होता है। फर्स्ट जो है वो है टू वेरिएबल के मैप। अ के मैप कैन बी डिजाइन टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन विच इज कैनोनिकल एसओपी और पीओएस इन टू वेरिएबल। यानी कि दो वेरिएबल्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, के मैप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन है थ्री वेरिएबल्स के लिए, और एक और जो कंडीशन है वो है फोर वेरिएबल्स के लिए। तो नॉर्मली थ्री वेरिएबल्स या फिर फोर वेरिएबल्स का आ सकता है। टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स हम आउटपुट्स में आ सकते हैं, और जो न्यूमेरिकल आता है वो आएगा फोर वेरिएबल का। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ग्रुप। ग्रुप्स कैन बी फॉर्म इन द फॉलोइंग वे। तो किस तरह से ग्रुप फॉर्म करते हैं? तो फर्स्ट है पेयर। तो पेयर का मतलब होगा कि एटलीस्ट टू वेरिएबल्स के बीच हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। अ सेट ऑफ टू वंस इन कॉन्जिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेल्स कैन बी मार्क अंडर अ ग्रुप, टर्म एज पेयर। सेकंड है क्वाड। क्वाड का मतलब होता है फोर से। तो फोर कॉम्बिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। अ सेट ऑफ फोर वंस प्लेस टुगेदर कैन फॉर्म्स अ ग्रुप, टर्म एज क्वाड। और लास्ट में एक और है ऑक्टल या फिर ऑक्टेट। A set of 8 ones placed together can form a group, term as octet. तो ये तीन फ्रेमिंग ग्रुप्स थे, पेयर, क्वाड और ऑक्टर। पेयर मतलब दो का होगा, क्वाड फोर का हो सकता है, और ऑक्टल कितने का होगा, एट का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन दे रखा है। तो ग्रुप फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं? तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है फोल्डिंग और रोलिंग अ के मैप। Group can also be formed by folding or rolling the map, that is consider horizontal vertical joining of the map as to as। Some illustration यानी कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। तो फर्स्ट ये जो कंडीशन दे रखी है, तो फोल्डिंग यानी कि एक कॉर्नर है यहाँ से, इसको फोल्ड किया हुआ है। तो इन दोनों कॉर्नर्स को भी क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम फोल्ड कर सकते हैं। या फिर ये दोनों साइड ये दे रखी है, ये फर्स्ट ये दोनों और ये लास्ट वाली भी क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। या फिर कॉर्नर अगर होता है, जैसे यहाँ पर एक कॉर्नर है, यहाँ पर एक कॉर्नर में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी होता और एक यहाँ पर भी होता, तो मैं इन चारों को मिलाकर भी क्या कर सकता है, एक एक ग्रुप क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था फोल्डिंग या फिर रोलिंग मेथड। सेकंड इसमें कंडीशन दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बाय शेयरिंग वन। यानी कि अगर कोई वन, समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म अ ग्रुप ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टुगेदर। यानी कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होता है, तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से भी ये वन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में इस वन को यहाँ पर क्या किया हुआ है, इधर इस वन को दोबारा से क्या किया हुआ है, यहाँ पर शेयर किया हुआ है इस वन के साथ। यानी कि इस सेल के साथ क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है। ऐसे ही और भी कंडीशन हो सकती है। जैसे सेकंड वाली डायग्राम में देखो, यहाँ पर वन लिखा हुआ है, इस वन को एक तो ये इस क्वाड के साथ शेयर किया हुआ है इसको, और ये कंडीशन एक और यहाँ पर इस क्वाड के साथ भी हमने इस पेयर के साथ भी क्या किया हुआ है, इसको शेयर किया हुआ है। यानी दो सेल्स को यहाँ पर आपस में कंबाइंड किया हुआ है। तो मल्टीपल टाइम भी हो सकता है कि हम किसी वन को यूज कर सकते हैं और ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक लास्ट कंडीशन और है, रिडंडेंट ग्रुप। तो रिडंडेंट ग्रुप के केस में ग्रुप इज सेड टू बी रिडंडेंट। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इफ ऑल इट्स वंस आर शेयर्ड बाय अदर ग्रुप, such group is unwanted and hence must be eliminated from the K-map. The existence of the resultant group may destruct to obtain expression in the most simplified form.
तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में हम 1 को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उस जितने भी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो 1 किसी दूसरे ग्रुप में क्या हो रहे होंगे, शेयर हो रहे होंगे, और जो वहां पर प्रॉपर जो ग्रुप बना हुआ है उसे हम रिडंडेंट ग्रुप बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल डायग्राम में दे रखा है, एक 1 1 ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, तो ये एक प्रॉपर ग्रुप हो जाएगा। एक यहाँ पर इन्होंने एक पेयर किया हुआ है तो ये भी एक प्रॉपर ग्रुप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखो एक ग्रुपिंग हो सकती थी, यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है, ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप में क्या होते हैं, शेयर हो जाते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप बनेगा ये रिडंडेंट ग्रुप होगा, और हम इसे ग्रुप को इग्नोर करेंगे, यानी कि ये अनवांटेड होगा। तो जब हम आंसर निकालेंगे फाइनल, जब एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो हम उसे यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे इस ग्रुप को। तो इस ग्रुप को हम रिडंडेंट ग्रुप बोलेंगे, जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। अब एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे बताना था, 2018 का है। तो 2018 का क्वेश्चन है, गिव द बूलियन फंक्शन ABCD, और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, इसको सिग्मा बोलते हैं, या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है, 0, 2, और इस तरह से कंडीशन ये लिखा हुआ है। इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट इसमें परफॉर्म करना, रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप या फिर कर्नॉफ मैप टू द वेरियस ग्रुप ऑक्टल, क्वाड एंड पेयर। सेकंड इसमें दे रखा है कि ड्रॉ करना है लॉजिक गेट्स, जो भी रिड्यूस एक्सप्रेशन आएगा, और एज्यूम करना है कि जो भी वेरिएबल्स हैं और उनके जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है, यानी कि मुझे किसी नॉट ऑपरेटर का या फिर नॉट गेट का यूज नहीं करना है। तो यहां पर मैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। तो के मैप तो मैं इस तरह से ड्रॉ करना है, तो सारे केसेस में ये सेम ही होगा के मैप। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स जो फर्स्ट दे रखे हैं, ये मुझे लेफ्ट साइड पे रखने हैं, यानी कि इस साइड लेफ्ट साइड रखना है, और ये इसके ऊपर रखना चाहिए। जो दो एक्स्ट्रा जो वेरिएबल दे रखे हैं सी और डी, ये मुझे ऊपर साइड पे रखने हैं। यहाँ पर ये कंडीशन होगी 0 0, फिर उसके बाद 0 1, ये 1 1 और 1 0। 0 को हम डैश से डिनोट करेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पर ए और बी, यानी कि दो वेरिएबल्स की अगर ट्रुथ टेबल पता हो, तो दो वेरिएबल्स की जो ट्रुथ टेबल होती है वो होती है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पर पहले 1 0 आएगा, 1 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 0, क्योंकि थर्ड लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्किप करते हैं। सेम कंडीशन जैसे यहाँ पर पहले मैं सबसे पहले तो मैं ये ब्लैंक बनाना है, तो ये वाली पोजीशन यहाँ पर 0, इस सेल का नंबर 0 होगा। ये सेल जो नेक्स्ट दे रखा है वो है 1, फिर उसके बाद 3, और फिर उसके बाद कितना, 2। मैंने बताया था कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल को स्किप करेंगे और एक उसके बाद एक वर्टिकल को भी स्किप करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 3 2, फिर इसके बाद 4 5 7 6। अब देखो थर्ड लाइन आती है, तो इस लाइन को मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया और डायरेक्ट मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ। 8 9 11 10। अब जो मैंने स्किप किया हुआ था 12 13 14 और कितना, 15। तो एक ये थर्ड कॉलम को मैंने स्किप किया हुआ है यहाँ से, और थर्ड रो को भी यहाँ से क्या किया हुआ है, स्किप किया हुआ है। अब मुझे ये जो नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन में ये नंबर चेंज होके आएंगे। तो ये हो जाएगा 0 2। तो सबसे पहले 0 को मुझे 1 से यहाँ से अलॉट करना चाहिए, फिर 2, तो 2 नंबर सेल पर मुझे यहाँ पे 1 लिखना चाहिए। फिर इसके बाद 4 लिखा हुआ है, तो 4 पर मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसके बाद 8 9 और 10। तो देखो 8 नंबर सेल यहाँ पर है, 9 नंबर सेल यहाँ पर है, और 10 यहाँ पर। तो तीनों जगह मैंने यहाँ पे 1 1 क्या किया, अलॉट कर दिया। इसके बाद 12 और 13 है, तो 12 और 13 की जो पोजीशन होगी, तो 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, 13 इस पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो मैंने 12 और 13 पर 1 1 से क्या कर दिया, असाइन कर दिया। एसओपी के केस में, यानी कि सिग्मा के केस में, हम सेल को असाइन करते हैं 1 से, और अगर पीओएस आता है तो फिर हम उसको किससे असाइन करते हैं, 0 से असाइन करते हैं। तो एसओपी का मतलब होता है यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सारे आंसर आएंगे सम की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये पहले मैंने के मैप ड्रॉ कर लिया। अब इस के मैप को क्या करना है, मुझे रिड्यूस करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया, सबसे पहले मैंने 0 1 2 कर लिया था। इसके बाद क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पर मुझे ये सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है।
तो ग्रुपिंग करनी चाहिए वो मैक्सिमम एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करनी चाहिए, बट मिनिमम ग्रुप बनाना चाहिए यहाँ पर। तो मिनिमम ग्रुप यानी कम से कम ग्रुप बनाने हैं, तो लेकिन सारे एलिमेंट एटलीस्ट वन टाइम क्या होने चाहिए यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक जो ग्रुप बनाया वो बनाया 12, 13, 8 और 9 का, ये चारों एक साथ थे, तो मैंने इनको यहाँ पर एक क्वाड के थ्रू क्या कर दिया, ग्रुप बना लिया। फिर एक और मैंने ग्रुप 0, 4, 12 और 8 के थ्रू बनाया है, तो ये भी एक क्वाड बन जाता है। अब लास्ट में ये दोनों रह जाते हैं 2 और 10, तो यहाँ पर कॉर्नर को मैं फोल्ड करके 2, 10 और 0 और 8 को फोल्ड करके भी क्या बना सकता हूँ, एक ग्रुप बना सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ग्रुप को, तो किस तरह से रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले मैंने ग्रुप लिया 0, 4, 12 और कितना 8, किसी भी ग्रुप को पहले ले सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो देखो ये फर्स्ट रो है 0, 4, 12 और 8, ये फर्स्ट रो है। तो ये फर्स्ट रो में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, रो वाइज कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो मैं रो वाइज कॉमन एलिमेंट्स देखूंगा। तो ये देखो रो वाइज कॉमन एलिमेंट्स यानी कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी और ए बी डैश, इन चारों में मुझे कॉमन एलिमेंट देखना है। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रो वाइज कॉमन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी रो वाइज यूज नहीं किया। लेकिन मैंने अब कॉलम वाइज देखा, तो एक ही सिंगल कॉलम सिलेक्टेड होता है, और जब सिंगल कॉलम सिलेक्ट होता है तो उस कॉलम के दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉमन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सी डैश और डी डैश को ले लिया। देखो यहाँ पर मैंने किसको ले लिया, सी डैश और डी डैश को। तो ये फर्स्ट क्वाड के लिए हो गया। अब सेकेंड क्वाड है 0, 2, 8 और 10। तो देखो 0 सेल नंबर 0 ये है, फिर उसके बाद 2, उसके बाद ये 8 और ये कितना 10। अब रो वाइज देखना, देखो कितनी रो सिलेक्टेड है। एक तो फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और एक सेकंड रो के अंदर इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे। देखो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है ए डैश, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है ए डैश बी डैश, और फोर्थ रो में लिखा हुआ है ए बी डैश। तो दोनों में मैं कॉमन देखूंगा तो दोनों में कॉमन आ जाएगा बी डैश। तो बी डैश मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे कॉलम वाइज देखना है, तो देखो फर्स्ट कॉलम सिलेक्टेड है, फर्स्ट कॉलम में स्क्वाड के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और फोर्थ क्वाड में इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वाड में लिखा हुआ है सी डैश डी डैश और फोर्थ क्वाड में लिखा हुआ है सी डी डैश। तो इसमें मुझे कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो अगर इसमें मैं कॉमन एलिमेंट्स देखूंगा तो देखो क्या कॉमन है, डी डैश। डी डैश फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में भी लिखा हुआ है और डी डैश लास्ट कॉलम में भी लिखा हुआ है। तो इसमें से मैंने यहाँ पे देखो क्या ले लिया, डी डैश। तो रो वाइज जो कॉमन आया वो आया बी डैश, और कॉलम वाइज जो कॉमन आता है वो कितना आता है, डी डैश। एसओपी लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल के केस में लिखा हुआ है इनको। इसके बाद थर्ड क्वाड है M8, 9, 12 और कितना 13। तो देखो ये जो क्वाड लिखा हुआ है, अब मुझे फिर दोबारा से रो वाइज देखना है और कॉलम वाइज भी देखना है। तो कितनी रो सिलेक्टेड है, थर्ड रो सिलेक्टेड है और एक फोर्थ रो सिलेक्टेड है। तो इन दोनों रो में थर्ड और फोर्थ रो में मैं कॉलम वाइज देखूंगा। तो देखो इधर लिखा हुआ है थर्ड रो में लिखा हुआ है ए बी और फोर्थ रो में लिखा हुआ है कितना, ए बी डैश। तो अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर देखूंगा तो कॉमन एलिमेंट्स हो जाएगा कितना, ए। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, जो रो वाइज कॉमन आया था। अब कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज भी देखो फर्स्ट कॉलम सिलेक्टेड है, फर्स्ट कॉलम सिलेक्टेड है स्क्वाड के लिए और सेकंड कॉलम सिलेक्टेड है। तो दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है सी डैश डी डैश और थर्ड जो सेकंड जो कॉलम में लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, सी डैश कितना डी। तो अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन देखूंगा तो कितना कॉमन हो जाएगा, सी डैश, यहाँ भी लिखा हुआ है सी डैश, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कॉमन कितना हो जाएगा इधर सी डैश। तो रो वाइज जो कॉमन आया है वो है ए और जो कॉलम वाइज जो कॉमन आया है वो कितना आया है, सी डैश। अब मुझे यहाँ पे इसको कंबाइंड लिखना है सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में यानी कि एसओपी के केस में। तो देखो सी डैश डी डैश प्लस लगाकर लिखना चाहिए, फिर उसके बाद बी डैश डी डैश और प्लस लगा के फिर कितना, ए सी डैश। यानी कि जितने भी एक्सप्रेशन आते हैं सबको कंबाइंड लिखने है सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में। अब एक ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। एक सेकंड पार्ट और था, तो सेकंड पार्ट यानी कि अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मुझे रिड्यूस एक्सप्रेशन जो है उसका लॉजिक गेट डायग्राम भी बनाना है। तो देखो रिड्यूस एक्सप्रेशन आता है सी डैश डी डैश बी डैश डी प्लस ए सी डैश। मुझे क्या करना है, इसका लॉजिक गेट डायग्राम बनाना है। तो सेकंड पार्ट में मैंने इसका ये लॉजिक गेट डायग्राम ड्रॉ किया।
तो लॉजिक गेट डायग्राम सी डैश डी डैश, तो यहाँ पर एक लॉजिक गेट का यूज किया है, एंड गेट का। यहाँ भी बी डैश डी डैश के लिए भी सेकंड के लिए मैंने एंड गेट का यूज किया है, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। और ए सी डैश यहाँ भी क्या किया हुआ है मैंने, मल्टीप्लीकेशन का यूज किया हुआ है। और इन तीनों ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि तीनों वैल्यूज है, इनके बीच में क्या परफॉर्म हो रहा है, देखो एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो तीनों के थ्रू मैंने क्या परफॉर्म कर लिया, एडिशन परफॉर्म कर लिया। यहां पर हम इसे कर सकते थे, यहां पर हम इसे, देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सी डैश पास किया हुआ है, लेकिन अभी तक जैसे तुमने 11th में अगर लॉजिक गेट डायग्राम पढ़ा होगा तो तुम यहाँ पे नॉट पास करते होंगे, यानी पहले सी पास करते होंगे, फिर सी में नॉट गेट पास करते होंगे, तो वो सी डैश में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही, मैं क्वेश्चन में दोबारा से बता देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था कि वेरिएबल्स और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या है, अवेलेबल है, यानी कि एज अ इनपुट यूज कर सकते हो। तुम सी भी यूज कर सकते थे और सी डैश को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर तो जो तुम 11th में करते थे, सी को पहले सी डैश में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको यहाँ पर एंड गेट में पास करोगे, वो भी यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है कि एज्यूम करोगे जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल, जैसे मान लो सी एक वेरिएबल है और उसके कॉम्प्लीमेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा सी डैश, वो भी हम एज अ इनपुट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सी डैश का यूज कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है आईएससी 2018 का क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट। तो बी पार्ट में गिव द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन, यहाँ पर देखो पाई लिखा हुआ है, तो पाई 3 4 5 6 7 10 11 14 और 15। तो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मुझे सिग्मा से सॉल्व करना है, और सेम क्वेश्चन मुझे किससे सॉल्व करना है, पाई से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन एकदम ही सेम है, तो दोनों पार्ट, बस यहाँ पर कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएंगी। एसओपी के केस में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा था, यहाँ पर ए इंटू बी था, लेकिन पीओएस के केस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। एसओपी के केस में हम जीरो को कंसीडर करते थे डैश से, यहाँ पर हम वन को कंसीडर करेंगे, किससे, डैश से कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर सी प्लस डी लिखा हुआ है, तो सी प्लस डी के केस में इसकी ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे, अगर ट्रुथ टेबल आती हो तो 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये कितना 1 0। यहाँ भी ए और बी के केस में ये हो जाएगा 0 0, ये 0 1 1 को डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 1, और ये कितना हो जाएगा 1 और इधर कितना 0, यानी कि 1 और कितना 0, तो 1 को डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है और 0 क्या हो जाएगा विदाउट डैश। तो वही सेम कंडीशन, सबसे पहले 0 1 3 2, यहाँ भी मुझे सेम कंडीशन मैंने लगाई हुई है। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम को स्किप करना है और थर्ड रो को क्या करना है, स्किप करना है, क्योंकि जो ट्रुथ टेबल होती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 1 वहां पे लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे 1 1 पहले यूज करना है। तो सारी नंबरिंग, यहाँ पे सेल नंबर भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 और उसके बाद 8 9 11 और लास्ट में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं 3 4 5 6, इस नंबर्स को मुझे यहाँ पर सेल्स में क्या करना है, असाइन करना है। तो यहाँ पर जो मैं असाइन करूंगा ना पीओएस के केस में, तो असाइन यहाँ पर 0 से असाइन करना है, और जो रह जाते हैं वहां पर मुझे 1 से असाइन कर देना है। तो देखो पहला है 3, तो मैंने 3 पर 0 असाइन कर दिया, 4 पर असाइन कर दिया, 5 पर असाइन कर दिया, 6 पर असाइन कर दिया, 7 पर असाइन किया। उसके बाद 10 पर, तो देखो 10 नंबर यहाँ पर है, 11 पे असाइन कर दिया, 4 पे असाइन कर दिया और 15 को असाइन कर दिया। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही तुम्हें सेल नंबर को क्या करना है, अलॉट करना चाहिए। और बाकी जितने भी एक्सेस हैं तो वहां पर तुम 1 भी लिख सकते हो या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो मैंने पहले ही बताया कि तुम्हें मैक्सिमम एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी है वो तुम्हें ऑक्टेट बनाना है, उसके बाद क्वाड, और लास्ट में अगर नहीं बस एलिमेंट बच जाता है तो फिर तुम्हें पेयर बनाना चाहिए। तो देखो मुझे सबसे पहले देखना है 8 का कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पर कोई 8 का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होता ना, अगर 2 वाले सेल्स में 0 होता तो ये पूरा 2 3 7 6 15 14 और 11 10 को मिलाकर मैं क्या बना सकता था,
ऑक्टेट बना सकता था, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्वाड बनाऊंगा, यानी अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे आऊंगा। तो सेकंड प्रायोरिटी देखो, एक 4 5 7 6 ये चारों एक साथ है, तो मैंने यहाँ पर इसको एज अ क्वाड बना लिया। एक 3 7 सेल्स, 15 सेल्स और 11 सेल्स भी देखो चारों एक साथ है, तो मैंने इनको यहाँ पर एक क्वाड बना लिया। अब 14 और 10 रह जाते हैं। हम पेयर भी बना सकते थे, लेकिन मुझे पेयर नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है, यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैंने इसको किससे के साथ कनेक्ट कर दिया, देखो 15 11 14 और 10, यानी कि इसको भी क्या बना दिया, ये क्वाड बना दिया। सारे एक बार कंसीडर हो गए। अब मुझे क्या करना है, इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, तो देखो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले मैंने जो क्वाड लिया हुआ वो लिया है 4 5 6 और कितना 7। तो 4 5 6 और कितना ये 7, यानी कि ये वाला क्वाड लिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, रो वाइज कॉमन देखना है और कॉलम वाइज कॉमन देखना है। तो देखो मुझे सबसे पहले देखना है कि इस क्वाड के एलिमेंट्स कितनी रो में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि केवल एक ही रो एग्जिस्ट होती है, वो कौन सी है, सेकंड। तो उस रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो देखो a प्लस बी डैश एज इट इज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। इसके बाद मुझे कॉलम वाइज देखना है। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और कौन सा कॉलम, फोर्थ कॉलम। यहां पर हम देखेंगे तो चार कॉलम यहाँ पर सिलेक्टेड है, और चारों कॉलम्स में से एक भी एलिमेंट क्या नहीं करता, कॉमन नहीं है। तो मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया। अब मैं सीखते सेकंड क्वाड पर जाता हूँ। तो सेकंड क्वाड है M3 M7 M11, M यहाँ पर सेल से प्रेजेंट करते हैं। तो M3 M7 M11 और कितना M15। तो ये क्वाड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, 3 7 15 और 11। तो सबसे पहले मुझे रो वाइज कंपैरिजन करना है। तो इस क्वाड के 4 रो में, यानी कि 4 रो सिलेक्टेड होती है इस क्वाड के लिए, और चारों रो में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब कॉलम वाइज देखते हैं। तो थर्ड कॉलम, यानी कि एक ही कॉलम सिलेक्टेड है। तो एक कॉलम सिलेक्टेड है, तो उस कॉलम के दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हम कॉमन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सी डैश और डी डैश को ले लिया है। अब लास्ट बचा है क्वाड 3। तो क्वाड 3 के केस में देखो M10 M11 M14 और 15, यानी कि ये लास्ट जो क्वाड है, इसको यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब मुझे रो वाइज कॉमन देखना है। तो मैं रो वाइज कॉमन देखता हूँ। तो देखो थर्ड रो सिलेक्ट होती है और फोर्थ रो सिलेक्ट होती है। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूंगा, तो देखो क्या कॉमन आता है, ए डैश। तो यहां से तो कॉमन ले लिया मैंने, कितना, ए डैश। अब देखो कॉलम वाइज देखते हैं। तो कॉलम भी थर्ड और फोर्थ कॉलम सिलेक्ट होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ कॉलम में अगर मैं कॉमन देखता हूं, तो थर्ड कॉलम में सी डैश कॉमन है, और फोर्थ कॉलम में भी क्या कॉमन है, सी डैश। तो यहां से जो मैंने सिलेक्ट किया वो कितना सिलेक्ट किया, सी डैश। तो देखो मैंने क्या कितना सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, सी डैश। तो पाई के केस में सारे आंसर जो होते हैं आपस में मुझे प्लस के केस में लिखना चाहिए। अब जितने ये तीन एक्सप्रेशन जो आते हैं, यानी तीन जो वैल्यू आती हैं, इनको मैं पोज के केस में कंबाइंड करके लिखूंगा। तो पोज होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट यानी कि ये जितने भी सम है, इन सबका क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन लगा लगा कर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। तो ये हो गया रिड्यूस एक्सप्रेशन। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट था कि जो भी आंसर आएगा उसका क्या करना है मुझे, लॉजिक गेट डायग्राम क्या करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। तो देखो मैं इसका लॉजिक गेट डायग्राम अगर ड्रॉ करता हूं, तो पहले से एज्यूम करना है कि वो वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर एज अ इनपुट हम ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी डैश, एडिशन परफॉर्म करने के लिए मुझे और गेट का यूज करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर और गेट का यूज किया हुआ है। सेकंड है सी डैश प्लस डी डैश। तो मैंने सी डैश और डी डैश को एज अ नॉर गेट में क्या एक एज अ और गेट में क्या कर दिया, पास कर दिया। तो इन इसके थ्रू इन दोनों का एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। और लास्ट है ए डैश प्लस सी डैश। तो ए डैश प्लस सी डैश, यानी कि इसको भी एडिशन करना था। अब ये तीनों जो एक्सप्रेशन है, यानी कि तीनों कंडीशन जो दे रखी है, इसका मुझे क्या परफॉर्म करना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि ये कंबाइंड किसके थ्रू होते हैं, एंड गेट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे तीनों के थ्रू क्या पास कर दिया है, एंड गेट पास कर दिया है। तो इन तीनों का फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा a प्लस बी डैश, सी डैश प्लस डी डैश इंटू ए डैश प्लस कितना, सी डैश।